चलिए बच्चे लोग, तो हम लोग क्या चालू कर रहे हैं आज? हाइड्रो डायनामिक्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स अपना कंप्लीट हो गया था। आज से क्या चालू करेंगे? हाइड्रो डायनामिक्स। ठीक है, तो जैसा कि आप नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो डायनामिक्स है ना। डायनामिक्स में क्या होगा? जब आपका लिक्विड अब मूव करेगा। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स और जो भी सिचुएशन देखे थे उसमें लिक्विड क्या था? आपका रेस्ट पे स्टेशनरी था। अब वो लिक्विड क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, पाइप के थ्रू फ्लो कर सकता है, जनरली नल के थ्रू फ्लो करे, कैसे भी फ्लो कर रहा है, मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। ठीक, हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। अब देखो, हाइड्रोस्टैटिक में ना हम लोग कुछ एजम्पशन लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला हम लोग गैस की पढ़ाई नहीं करेंगे। फ्लूइड में गैस भी आता है, लेकिन गैस की पढ़ाई, गैस के फ्लो की पढ़ाई नहीं करेंगे। क्योंकि गैस में एक खास बात क्या होती है कि गैस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है बहुत ज्यादा रहता है, तो गैस कंप्रेसिबल होती है। तो जब गैस फ्लो हो रही है तो उसका डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहता, लगातार क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो हम लोग जो मैकेनिक्स या जो इक्वेशन लगाने हैं वो अच्छे से लगा नहीं पाते, जो पढ़ेंगे ना, कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिचुएशन। इसलिए हम लोग गैस के बारे में पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं? इन कंप्रेसिबल लिक्विड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इनकंप्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, आ रही बात समझ में? इनकंप्रेसिबल लिक्विड जो क्या कर रहा है? फ्लोइंग। जो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है ना। अब फ्लो जब लिक्विड कर रहा है तो उस फ्लो को हम लोग कई तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखे होगे जब आप नल खोलते हो, जैसे ही नल खोले हो और थोड़ी देर नल को खोले, आप थोड़ी देर रुक गए, तो उसके बाद देख लोगे कि फुल फ्लो एकदम यूनिफॉर्म हो जाता है, हो जाता है। फिर उसके बाद आप जब नल वापस से तेज करते हो तो फिर देखते हो फ्लो थोड़ा सा टर्बुलेंट होता है, चेंज हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर यूनिफॉर्म स्टेज रीच करता है ना। तो जब नल को आप बंद कर रहे हो, चालू कर रहे हो, तो फ्लो अलग अलग टाइप का हो रहा है। तो अलग अलग टाइप के फ्लो को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे अब आप देखे होगे, जैसे झरने में देखें अपन, पानी जाते रहता है, या जो भी बहने वाला पानी रहता है अपन उसको देखते हैं, तो देखते हैं कई जगह पानी आ रहा है और रोटेट भी हो रहा है, फिर सीधा जा रहा है, वो टेक्स बन रहा है, देखते हैं ना, भंवर, है ना। तो ये सब फ्लो के अलग अलग टाइप्स हैं। तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि फ्लो कितने टाइप का हो सकता है, उसके बाद हम लोग एक एक करके फ्लो को डिफाइन, यानी एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखो बच्चों? टाइप्स ऑफ फ्लो में स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो। ठीक, तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होगा बच्चों? कि सपोज एक पाइप के थ्रू लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये पाइप है और इस पाइप के थ्रू आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक, तो अगर आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसको स्टेडी तब बोला जाएगा, सपोज मैं एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, क्या ले लिया? एक पॉइंट। इस पॉइंट पे अभी यहां पर इस इंस्टेंट पे एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा छोटा सा, वो कुछ वेलोसिटी रखेगा, सपोज v1 रखता है। अब जरूरी नहीं कि थ्रू आउट द फ्लो ये कांस्टेंट रहे, लेकिन जब वो सीधा जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचा वही मॉलिक्यूल, अब उसकी वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई? v2। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया सपोज। ठीक, तो ऐसे फ्लो में क्या होगा? कुछ समय बाद ये पार्टिकल तो आगे बढ़ गया ना, अब दूसरा वाला पार्टिकल इसकी आके जगह ले लेगा। पीछे से जो फ्लो दे रहा है, दूसरा वाला पार्टिकल क्या करेगा? इसकी आके जगह लेगा। जब वो इसकी जगह में पहुंचा तो उसकी भी वेलोसिटी एग्जैक्ट क्या है? v1 ही है, जो इसके आगे वाले की थी जब वो यहां पे था। तो अगर एक फ्लोइंग लिक्विड है और हम लोग उस फ्लो का कोई एक पॉइंट ले लें, फ्लो का पॉइंट, यानी एक पर्टिकुलर मास को नहीं देख रहे या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को नहीं देख रहे, हम लोग जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो के एक पोजीशन को देख रहे हैं। उस पोजीशन की वेलोसिटी थ्रू आउट द फ्लो अगर कांस्टेंट है, एक पॉइंट की वेलोसिटी थ्रू आउट द फ्लो अगर क्या है? कांस्टेंट है, उस पॉइंट की डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो क्या है? अगर कांस्टेंट है, तो हम लोग ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्टेडी स्टेट फ्लो। क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट फ्लो। तो क्या लेंगे? स्टेडी स्टेट फ्लो is in which at a point velocity and
डेंसिटी, वेलोसिटी एंड डेंसिटी, और प्रेशर भी लिख दो ब्रैकेट में, और क्या, प्रेशर भी, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है भाई, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर अलग हो सकता है, इस पॉइंट की डेंसिटी, इस पॉइंट की डेंसिटी अलग हो सकती है, नहीं डेंसिटी अलग नहीं होगी वैसे, है ना, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही पॉइंट पे जब एक मॉलिक्यूल पहुंचा उसकी जो वेलोसिटी है, जब दूसरा मॉलिक्यूल उस पॉइंट पे पहुंचेगा तो भी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वही रहेगी, तब उसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेडी स्टेट फ्लो। तो अनस्टेडी क्या हो जाएगा, अनस्टेडी में क्या हो जाएगा, व्हेन द velocity, density, pressure changes of a point in flow। जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका हर पॉइंट का वेलोसिटी, जैसे अभी था v1, किसी दूसरे समय पे इसी पॉइंट के मॉलिक्यूल को अपन देख रहे हैं तो उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, तो अपन बोलेंगे भाई अब ये फ्लो जो है वो क्या है, अनस्टेडी हो चुका है। तो क्लियर हुआ दोनों चीज, स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि स्टेडी फ्लो में, इसमें ऐसे लिखो, फॉर स्टेडी फ्लो फॉर अ पॉइंट, फॉर अ पॉइंट dv by dt, d rho by dt और dp by dt, ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ना प्रेशर चेंज होगा उस पॉइंट का, ना ही उस पॉइंट की वेलोसिटी चेंज होगी, मॉलिक्यूल जो पहुंचेगा वहां उसकी, ना ही उसकी डेंसिटी चेंज होगी। इसलिए गैस अपन कंसीडर कर ही नहीं सकते स्टेडी स्टेट फ्लो में, क्योंकि गैस की डेंसिटी तो चेंज होगी ही होगी, क्योंकि हरी बात समझ, बढ़े आगे। नेक्स्ट, इसके बाद फ्लो है बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। तो ऐसा मत सोचना कि स्टडी को यूनिफॉर्म बोलेंगे, नॉन स्टडी को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का ये मतलब है, अब सपोज आपका ऐसा एक पाइप है, ठीक, स्ट्रेट, एरिया चेंज ही नहीं हो रहा, और दूसरा केस में आपका पाइप ऐसा है, टेपर्ड है, मान के चलो, ठीक। अब दोनों में ही लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसमें भी एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है और इसमें भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना। अब अगर यहां पर मॉलिक्यूल की स्पीड क्या थी, v1, और उसकी स्पीड, मॉलिक्यूल की स्पीड थ्रू आउट द फ्लो v1 ही है, चेंज ही नहीं हो रही, v1 ही है, चेंज नहीं हो रही, तो क्या बोल देंगे इसको, यूनिफॉर्म। क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म। v रिमेन्स कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, both in magnitude and direction throughout the flow। ठीक, v remains constant both in magnitude and direction throughout the flow, ऐसे केस में क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंजेस, ठीक। तो अगर मैं एक पॉइंट ए ले रहा हूं, एक पॉइंट बी ले रहा हूं, यहां v1 है, यहां v2 है वेलोसिटी, तो इस केस में क्या होगा, v1 बराबर v2, यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां पे वेलोसिटी v2 है, यहां पर v1 नॉट इक्वल टू v2। क्लियर है बात, या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, या कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यहां पर v सेम रहेगा, यहां पे v क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी उसी सेम मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, चेंज, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब बच्चों, जो फ्लो होता है लिक्विड का वो कैसा फिनोमिनन है, एक बल्क फिनोमिनन है, मतलब खूब सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ लिक्विड के मिलके बहते हैं, बल्क फिनोमिनन। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए अब हम लोग पॉइंट मास या पॉइंट चीज तो ले नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए हम लोग विजुअलाइज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लिखिए दो चीजें इसमें, क्या पढ़ेंगे, पाथ लाइन और दूसरा स्ट्रीम लाइन, है ना। अब पाथ लाइन क्या होगा, पाथ लाइन होगा, कोई भी एक मॉलिक्यूल को पकड़ लो, कोई भी एक मॉलिक्यूल को पकड़ लो, अब वो पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो वो जो भी पाथ फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, पाथ लाइन।
ठीक, जो भी पाथ ये फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, ये पाथ। ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये पहला मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये वाला पाथ फ्लो कर रहा है ऐसा, ये दूसरा होगा। आ रही बात समझ में? तो पाथ लाइन क्या होगा, पाथ फॉलोड बाय अ मॉलिक्यूल थ्रू आउट इट्स फ्लो, है ना, या ट्रेजेक्ट्री बोल देंगे। पाथ क्या होगी इसकी, ट्रेजेक्ट्री, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, पाथ फॉलोड बाय अ मॉलिक्यूल थ्रू आउट इट्स फ्लो, तो उसको क्या बोलेंगे, पाथ लाइन। तो एक मॉलिक्यूल का एक पाथ लाइन बनेगा, दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा पाथ लाइन। क्या दो पाथ लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। क्यों भाई, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल से टकरा गए, भाई एक ऊपर जा रहा था एक नीचे क्रॉस कर रहा था, तो एक दूसरे को क्या करें इन लोग, क्रॉस करें। तो पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट, पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट। ये समझ में आया कि नहीं है? अब दूसरा क्या लगते हैं, स्ट्रीम लाइन, है ना। तो स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन से अलग है। स्ट्रीम लाइन क्या है, पाथ लाइन से अलग है। स्ट्रीम लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, द टेंजेंट at any point gives velocity, the direction of velocity of particle at that point। आ रही बात समझ में? स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, ये ट्रेजेक्ट्री नहीं है किसी एक मॉलिक्यूल की। ये क्या बताती है, ये एक ऐसी लाइन बनाई है जिसमें जो भी मॉलिक्यूल पहुंचता है ना, तो उसका अगर वेलोसिटी का पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है तो ये लाइन उन टेंजेंट से मिलके बनी हुई। क्लियर है? तो सपोज स्ट्रीम लाइन ऐसे बनी हुई है, ये एक स्ट्रीम लाइन, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन, ये तीन स्ट्रीम लाइन, ये क्या बनी हुई बच्चों, स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन किसी एक मॉलिक्यूल की थोड़ी होती है कि ये पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल के लिए है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, इस पॉइंट पे अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, इस पॉइंट पे कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, इस पॉइंट पे कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। ये बताता है किस पॉइंट पे जो भी मॉलिक्यूल होगा उस पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो किसी एक के लिए फिक्स नहीं है। अब एक पॉइंट पे वेलोसिटी के दो डायरेक्शन हो सकते हैं क्या? नहीं, नहीं हो सकते। तो दो स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। पाथ लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है क्योंकि वो पाथ फॉलोड बाय क्या है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, तो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट, तो क्या लिखेंगे, स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये इमेजिनरी लाइन और कर्व है जिनका टेंजेंट क्या बताता है, उस पॉइंट पे जो भी मॉलिक्यूल पहुंचा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा। जैसे स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो में जैसे अंतर था ना, वैसी पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन में भी अंतर है। पक्का ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर है? ये सब छोटी छोटी जो चीजें इनका अपन को आगे जाके क्या होगा, इस्तेमाल होगा। इसलिए हम लोग अभी तक पढ़ते जा रहे हैं, ये सब टूल्स अपने को इस्तेमाल करने पड़ेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बढ़े आगे नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बेसिकली क्या होगा बच्चों, सपोज आपकी ये मॉलिक्यूल है, ये पाइप बना हुआ है, क्या बना है बच्चों, एक पाइप। ठीक, अभी समय के अनुसार सपोज किसी भी टी टाइम है, टी इज इक्वल्स टू टी, कोई भी टाइम लो, इस पॉइंट की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आई v, फिर टाइम आप क्या कर लो t प्लस डी टी, किसी दूसरे टाइम पे आप आओ तो भी आप देखोगे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रही है। तो एक बार जो स्ट्रीम लाइन बन गई है वो स्ट्रीम लाइन बदल रही है क्या? नहीं बदल रही है ना, वो स्ट्रीम लाइन बदल नहीं रही है। भाई इस पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी ऐसे ही होगी, उसका मैग्नीट्यूड यही होगा, डिफाइंड है, फिक्स है। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो, या स्टेडी फ्लो भी बोल सकते हैं। स्टेडी फ्लो भी तो यही था, किसी भी पॉइंट की एक जो वेलोसिटी थी वो चेंज नहीं होती थी, है ना। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होगा, व्हेन स्ट्रीम लाइंस
remains constant as time passes on। ठीक, स्ट्रीमलाइन जो क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्ट्रीमलाइन जो है चेंज ही नहीं होगा, हमेशा जैसा बना हुआ है वैसा बना हुआ है। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। हाँ, यहां पे वेलोसिटी अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग हो सकती है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होते हुए भी क्या हो सकता है, स्ट्रीमलाइन हो सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक, तो आप जो भी समय में जिस भी हिस्से को देखोगे आपको पता रहेगा, हाँ ये लिक्विड यहां पहुंचा है, अभी इसकी वेलोसिटी यही होगी, यहां पहुंचा है इसकी वेलोसिटी ये होगी, यहां पहुंचा है इसकी वेलोसिटी ये होगी, डिफाइंड है। लेकिन जब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीड, फ्लो की जो स्पीड है एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ जाती है, तो हम लोग बोलते हैं उसको क्रिटिकल सिचुएशन। क्या बोलते हैं? उसके बाद जो है वो फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट। बीच में एक इंटरमीडिएट फेज होता है जब क्रिटिकल से टर्बुलेंट में चेंज आता है, और जब टर्बुलेंट हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी फिक्स नहीं है। अभी इस पॉइंट पे मॉलिक्यूल पहुंचा था, वो ऐसा जा रहा था, किसी दूसरे टाइम पे एक दूसरा मॉलिक्यूल वहां पर पहुंचा है, अब वो ऊपर जा रहा है। तो किसी एक पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो फिक्स नहीं है, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ना ही मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे अपन, टर्बुलेंट फ्लो। जैसे अपन नल को एकदम धीरे से चालू करते हैं तो एकदम ऐसा पानी का सिलेंडर बनता हुआ गिरता हुआ दिखता है, ऐसा पानी का सिलेंडर है ना, व्हाइट, एकदम व्हाइट आर पार दिखते रहता है, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। क्योंकि हमको पता है अभी ये वाला मॉलिक्यूल जो रिलीज हुआ है उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, जब उसके पीछे वाला मॉलिक्यूल इसी की जगह पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी वापस से वही होगी जो इसकी थी। तो ये फ्लो क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिफाइंड है। लेकिन फिर नल को एकदम खोल दो, फिर आवाज आता है छस करके, भी झाग झाग बन के गिरते रहता है, फिर उसके बाद कोई डेफिनेशन, सब चीज गायब हो जाती है। तो फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो हर फ्लो का एक पर्टिकुलर सिचुएशन रहता है, रेनॉल्ड्स नंबर आगे में हम लोग पढ़ेंगे, वो डिफाइन करता है कि अभी जो सिचुएशन है वो लेमिनार फ्लो या किसकी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, कि अभी क्या हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, टर्बुलेंट फ्लो। तो लिखेंगे व्हेन फ्लो स्पीड्स exceeds certain condition in which the velocity at a point in flow does not remains constant, the flow is called turbulent। ठीक, द फ्लो इज कॉल्ड टर्ब्यूलेंट। क्लियर है बात, पक्का? जैसे आप अगरबत्ती जलता हुआ देखोगे, ये अगरबत्ती जलता है तो पहले देखोगे स्मोक जो ऐसे धीरे धीरे निकलते रहता है बच्चों, तो ऐसा क्या दिखता है आपको, एकदम लेमिनार फ्लो दिखता है। फिर आप क्या करते हैं, फूकने लगते हैं। क्या करते हैं आप उसमें, फूकने लगते हैं। तो जैसे आप इस पे एयर ब्लो करते हैं तो इसका ये फ्लो क्या हो जाता है, ऐसा ऐसे टाइप का नहीं हो जाता। तो ये था लेमिनार, बाद में क्या हो गया, टर्बुलेंट। ठीक है, तो लेमिनार में क्या रहेगा, डिफाइंड रहे, लेमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी। जब दूसरा मॉलिक्यूल उस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी वही हो जाएगी, लेकिन टर्बुलेंट में ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आई? पढ़ेंगे बच्चों? नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो देखो अब मान के चलो एक पाइप है, क्या है बच्चों, पाइप। ऐसा पाइप लेते हैं और पाइप के थ्रू क्या फ्लो रहा है, वाटर फ्लो रहा है। पाइप के थ्रू क्या निकल रहा है बच्चों, पानी फ्लो हो रहा है ना। आप ये बताइए मेरे को, अगर बीच में पानी क्लॉग नहीं हो रहा, कहीं पर रुक नहीं रहा, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास जितना मास एंटर कर रहा है पाइप उतना ही मास लीव कर रहा होगा टी टाइम में। जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास लीव करेगा, कि अंदर एक्स्ट्रा वॉल्यूम थोड़ी आ जा रहा है कहीं, या पानी चिपक थोड़ी जा रहा है कि डाल ज्यादा रहे हैं अंदर कुछ चिपक गया वॉल्स ऑफ पाइप में और पानी बाहर कम आ रहा है। ऐसे में क्या होगा, फिर कंटिन्यूटी नहीं होगी। लेकिन कंटिन्यूटी कब बोल देंगे, भाई जितना पानी एंटर कर रहा है उतना ही पानी लीव कर रहा है। ऐसा भी सोच सकते हो, सपोज आप एक ये नल बनाए और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में क्या कर दियो, डिवाइड कर दियो, और इसके ऊपर सपोज यहां पर
m मास वाटर डाले, m मास ऑफ पानी डाले, ये पानी बहा, कुछ यहां बढ़ गया, कुछ यहां बढ़ गया, तो m1 प्लस m2 किसके बराबर होगा? m के बराबर होगा ना। जो मास ऑफ वाटर पानी आया है, दोनों से कुछ कुछ पानी निकल गया, कहीं बीच में पानी रुका तो नहीं, तो जितना मास एंटर किया है उतना ही मास क्या कर रहा है? लीव कर रहा है पानी का। तो इसी को बोलते हैं अपन कंटिन्यूटी सिचुएशन। और इसके लिए क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मान के चलो सपोज यहां पे, ठीक है, यहां पे मानो कि ये जो एरिया है ये है A1। कितना एरिया है? A1। यहां जो एरिया है ये एरिया कितना है? A2। क्लियर? आ रही बात समझ में? अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है उसमें पानी एंटर किया। पानी क्या किया? एंटर किया। इस A1 एरिया से पानी क्या किया? एंटर किया। कितना पानी एंटर किया वो देख लेते हैं। तो ये A1 एरिया था और पानी एंटर किया, उसकी थिकनेस थी dx1। कितनी थिकनेस थी बच्चों? dx1, इतनी थिकनेस थी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटर्ड क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटर्ड A1 dx1। क्या लिखोगे बच्चों? A1 dx1। क्लियर है बात? अब यहां से पानी कुछ लीव हुआ, यहां का एरिया A2 था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो लीव होगा वो कुछ लीव हुआ, अपने को पता नहीं कितना लीव हुआ, लेकिन उसका थिकनेस कितना था? dx2 लेंथ का पानी लीव हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या रिमूव्ड या गोइंग आउट कितना हो जाएगा? A2 dx2 बोल सकता हूं बच्चों। सपोज यहां पे डेंसिटी ρ1 है पानी की, यहां पे डेंसिटी ρ2 है, मतलब ये मैं कंप्रेसिबल फ्लो कंसीडर कर लिया, कंप्रेस हो जा रहा है तभी तो डेंसिटी अलग अलग आ रही है। तो यहां पर डेंसिटी ρ1 है, यहां पर डेंसिटी ρ2 है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? मास एंटर्ड ρ1 A1 dx1, मास मूव्ड आउट कितना? ρ2 A2 dx2। ठीक, अब बाय कंजर्वेशन ऑफ क्या? मास। भाई जितना मास एंटर करे उतना ही मास लीव करे, बीच में कोगुलेशन नहीं रहा, कोई रुक नहीं रहा मास। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? मास एंटर बराबर मास बाहर। तो क्या लिखेंगे? ρ1 A1 dx1 बराबर ρ2 A2 dx2। ठीक है, ρ2 A2 dx2। ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ρ1 A1 dx1 बाई dt, ρ2 A2 dx2 बाई dt। भाई dx1 बाई dt क्या हो जाएगा? x1 पानी, dx1 किसका? इन टाइम dt। तो ये टाइम dt में टाइम dt लिया, इन टाइम dt, तो dt टाइम में dx1 बाई dt क्या आ जाएगा? v1। v1 क्या आ जाएगा? dx1 बाई dt। ये होगा वेलोसिटी एट एंट्रेंस। ठीक, और ये v2 क्या हो जाएगा? dx2 बाय dt, वेलोसिटी एट एग्जिट, वेलोसिटी एट एग्जिट। तो यहां पर v1 और v2 भी लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन क्या बन गया बच्चों? ρ1 A1 v1 बराबर ρ2 A2 v2। इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। अब मान के चलो अपन क्या कंसीडर किए? इनकंप्रेसिबल फ्लो। कैसा फ्लो? इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो क्या लिख सकते हैं? फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो ρ1 और ρ2 क्या होंगे? बराबर। तो क्या आएगा? A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक, तो जनरली ये वाला टर्म यूज होता है। ठीक, और ये जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है ना A और V1 का, AV, इसको कांस्टेंट बोल सकते हो,
और इसको बोलते हैं क्यू, या ब्रैकेट में लिख लेना डिस्चार्ज। ये होता है बच्चों ए डी एक्स बाई डी टी। ए डी एक्स क्या होगा? डीवी, जो वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, इन टाइम dt। तो स्मॉल टाइम dt में जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है या जितना वॉल्यूम dt टाइम में फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज, या वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो फ्लो हो रहा है, dv बाई dt। क्लियर बात? पक्का समझ में आया कि नहीं है बच्चों? ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा डिस्चार्ज का? मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, है ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिख भी लेते हैं। हियर ए वी बराबर क्या हुआ? कांस्टेंट। तो ए वी बराबर क्या बोल दिए? क्यू। क्यू को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्चार्ज। और क्यू बराबर क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या रहेगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। याद रहेगा? और इसी को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। अच्छा, मास फ्लो रेट पूछेगा तो फिर क्या करेंगे? रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो रो को मल्टीप्लाई कर दिए तो मास फ्लो रेट बताएगा, और नहीं मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, समझ में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला। चलिए, अब कंटिन्यूटी से क्या बनाते हैं बच्चों? एक क्वेश्चन। अ ब्रॉड पाइप हैविंग अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या है? एक ब्रॉड पाइप है जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस बोला है ना, तो आधा ही डिस्टेंस। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ब्रांचेस इनटू टू पाइप्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3। मतलब ये आगे जाके क्या बन जा रहा है? ब्रांच हो जा रहा है दो हिस्सों में। ठीक, एक का रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर, और एक का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है? इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर इन द पाइप ऑफ रेडियस 3 इज 5 सेंटीमीटर। मतलब यहां जो पानी फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमको बताना है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द रिमेनिंग टू पाइप्स गिवन रेट ऑफ डिस्चार्ज। क्या बोला है बच्चों? रेट ऑफ डिस्चार्ज। मतलब क्या का वैल्यू दे दिया है? क्यू कितना? 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में? क्यू क्या होता है? एवी। क्यू क्या होता है बच्चों? एवी। वो हमको दे दिया है। एवी क्या रहेगा? कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? तो देखो कैसे निकालते हैं। ये वाले पाइप का आप एरिया निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एरिया। मान के चलो यहां पर वेलोसिटी कितनी है? v। a इंटू वी करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर आएगा। तो क्या करते हैं बच्चों? 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बराबर a इंटू वी। तो a इंटू वेलोसिटी जो पहले पाइप में है, बड़े वाले पाइप में, 10 सेंटीमीटर वाले पाइप में, उसको v1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? a1 v1। तो v1 बराबर क्या जाएगा? 600 पाई बाय a1। पहले वाले का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 100। तो पाई पाई का हिसाब हो गया, कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना? तो यहां पर कितने से स्पीड से फ्लो रही है? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से फ्लो रही है। अब आपको पता है, अब ऐसा नहीं कि a1 v1 बराबर a2 v2 बराबर a3 v3 लिखें। भाई ये जो मास आ रहा है वो बढ़ जा रहा है, मास बढ़ जा रहा है, तो ये दोनों का सम, मास फ्लो रेट का सम इसके बराबर होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? a1 v1 बराबर a2 v2 प्लस a3 v3। अब a1 v1 किसके बराबर आया है? 600 पाई के बराबर आया है। a2 v2, a2 का एरिया लिख सकते हैं। a2 कितना एरिया है? 3। तो क्या लिखेंगे? पाई इंटू 5 बोला है, सॉरी 5 और 3 बोला है। क्या बोला है? 5 और 3। और 5 सेंटीमीटर कितने वाले का दिया है? 3 वाले का। अच्छा, ये 3 है, 3 वाले का 5 दिया और ये 5 दिया, सॉरी। ठीक है, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा? 25 इंटू v2 प्लस ये कितना होगा? पाई इंटू 9 इंटू v3 कितना दिया है? 5। ठीक है, तो पाई पाई का हिसाब हो गया। तो क्या हुआ? 600 बराबर 25 v2 प्लस 9 5 जा 45। 45 इधर आके क्या होगा? माइनस। तो 25 v2 बराबर क्या होगा? 555। तो यहां से v2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 555 बाय 25। ठीक, 111 बाय 5 कुछ आ जाएगा सेंटीमीटर पर
सेकेंड। समझ में आ गया? तो सब तरफ का वेलोसिटी निकल गया कि नहीं निकल गया? क्लियर है? तो याद रखना एक ही पाइप है और टेपर होते जा रहा है, तो A1 V1 बराबर A2 V2 लिखोगे, पाइप सेम ही जा रहा है ना, तो जितना मास एंटर कर रहा है उतना मास लीव कर रहा है। हाँ लेकिन ब्रांचिंग हो जा रही है तो फिर इधर का डिस्चार्ज का सम बराबर होगा जो इनलेट आ रहा है। ठीक, बात समझ में आई? पक्का? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्या बोला है, वाटर इज फ्लोइंग स्ट्रेट डाउन फ्रॉम ए ओपन टैप। ठीक है, पानी कैसा हो रहा है? ओपन टैप से स्ट्रेट डाउन फ्लो हो रहा है, इमर्जिंग फ्रॉम अ फॉसेट नेक्स्ट डाउन। एज इट फॉल्स shown in figure, the horizontal cross section area of the stream falling decreases from A0 to A। पानी का जो धार है वो पतला होते जा रहा है, पानी का धार है वो पतला होते जा रहा है। फिर हम लोग को बोला है द टू लेवल्स आर सेपरेटेड बाय वर्टिकल डिस्टेंस S, व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट फ्रॉम द टैप। क्या होता है बच्चों वॉल्यूम फ्लो रेट? डिस्चार्ज बोलते हैं A इंटू वी। क्या बोला है? A इंटू वी। क्लियर है? तो ये या तो आप लोग क्या लिख सकते हो, A0 इंटू V0 लिख सकते हो यहां पर जो है वेलोसिटी, या फिर आप क्या लिख सकते हो A इंटू वी जो यहां पर वेलोसिटी हो वो भी लिख सकते हो। ठीक, जो चाहे आप वो लिख सकते हो। अब नल से पानी यहां से यहां क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, नेक डाउन यहां से यहां फ्लो हो रहा है। यहां पे कुछ वेलोसिटी है, यहां पे अपने वेलोसिटी क्या बोल दी है? V0, यहां पे वेलोसिटी क्या बोल दी है? V। यहां से यहां के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं। पानी का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? फ्री फ्लो हो रहा है, फ्री फॉल। क्या हो रहा है? फ्री फॉल। तो अपन क्या लिख सकते हैं? देखो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2gh। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? पक्का? क्या लिख सकते हैं? 2gh। तो हम लोग को क्या है? A0 और A के टर्म्स में निकालना है ना। अब क्या लिख सकते हैं? ये एक इक्वेशन आ गया V में, ये क्या गया? एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? A0 V0 बराबर AB। A0 V0 बराबर क्या लिख सकते हैं? AB। चलो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो स्क्वायर 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 हो जाएगा। अब सपोज A0 स्क्वायर V0 स्क्वायर लिख दें, यहां A0 स्क्वायर V0 स्क्वायर, उधर A स्क्वायर और V स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? V0 स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर बात? यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? V0 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा देखो, A0 स्क्वायर V0 स्क्वायर बराबर A स्क्वायर V0 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2gh। फिर इनको कॉमन ले लो, तो A0 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है बच्चों? V0 स्क्वायर बराबर क्या है? A स्क्वायर 2gh। तो यहां से V0 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? A स्क्वायर 2gh बाय A0 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो V0 की वैल्यू क्या आएगी? 2gh बाय A0 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का अंडर रूट इंटू A। क्लियर? तो डिस्चार्ज अगर लिखना है Q, वही तो पूछा है। क्या पूछा है? व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट डिस्चार्ज। तो कोई भी A0 इंटू V0 लिख लो, तो V0 निकालनी है तो A0 इंटू V0 लिख सकते हैं। तो A0 इंटू V0 क्या होगा? A0 A अंडर रूट 2gh बाय A0 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बढ़े आगे बच्चे लोग? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अब देखते हैं बच्चों क्या एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एक ही एप्लीकेशन है और क्या बताऊंगा। तो एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब बेसिकली बच्चों गार्डनिंग करते हैं आप लोग, ठीक। अब पाइप है, अब पानी ले लेके सब जगह तो घूमते नहीं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं? एक जगह खड़े हो जाते हैं, दूर भेजना है तो पाइप को क्या करते हैं? पिचक देते हैं, और पास में लाना है तो पाइप को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये पानी को दूर और पास क्यों भेज पा रहे हैं? क्रॉस सेक्शन चेंज करके, क्योंकि हमको पता है थ्रू आउट ऑफ फ्लो एवी क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। तो अपन बोल सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। मतलब A1 अगर बड़ा है तो V1 क्या रहेगा? छोटा। A2 अगर छोटा है तो V2 क्या रहेगा? बड़ा। मतलब आप एरिया को टेपर कर देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, तो जब भी आप लोग को फ्लो की स्पीड बढ़ाना रहता है तो आप जो लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका आप क्या कर देते हो? नोजल या उसके थ्रू बाहर निकालते हो, ताकि क्या हो जाए? एरिया कम हो जाए। एरिया कम होगा तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो जहां भी हम लोग को तेज वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से हम लोग को लिक्विड की फ्लो की जरूरत पड़ती है, जैसे कि टरबाइन में, तो हम लोग जो वाटर इजेक्ट हो रहा है उसको नोजल के थ्रू इजेक्ट कराते हैं ताकि वेलोसिटी उसकी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि काइनेटिक एनर्जी उसके पास ज्यादा रहे। बात समझ में आएगी नहीं आई? पक्का? तो अगर आपको टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ फ्लो tapered pipe is used, tapered pipe is used, है ना, ब्रैकेट में लिख लेना नोजल, क्या बोलेंगे बच्चों, नोजल। ठीक, ये इसका एप्लीकेशन। क्लियर, समझ में आया? तो अगर आप यहां पर वेलोसिटी क्या कर रहे हो, यहां पर एरिया A1 है, वेलोसिटी क्या है V1, यहां पे एरिया A2 है, वेलोसिटी क्या है V2। आप देख सकते हैं A1 ग्रेटर देन A2, तो V2 क्या रहेगा, ग्रेटर देन V1, बाय क्या बोल सकते हो, कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्लियर है बात? तो ये इसका क्या है, एप्लीकेशन। बढ़िया है बच्चों। चलिए अगला, अगला लिखते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद अ मूविंग लिक्विड। ठीक, एक लिक्विड सपोज फ्लो हो रहा है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड रहती है, अपन ये देखते हैं। ठीक, तो एक कंसीडर कर लो, एक पाइप है ऐसा, ठीक, ये पाइप है और इससे क्या फ्लो हो रहा है बच्चों, लिक्विड फ्लो हो रहा है ना। और ये मान के चलो जमीन है, ये क्या है, जमीन। यहां पर आप पानी का एक पतला सा लेयर यहां कंसीडर करो, कर सकते हो। इसका सेंटर कितने हाइट पे, H1 हाइट पे। एक पानी का छोटा सा आप हिस्सा यहां कंसीडर कर सकते हो, इसका सेंटर कितने हाइट पे, H2 हाइट पे। ठीक, तो बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन क्या दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की एनर्जी डिफरेंस है ना। कौन सी एनर्जी डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, जब एक लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है थ्रू आउट अ पाइप, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैरी करता है। अगर वो एक नॉर्मल लेवल से ऊपर जा रहा है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और अगर वो डेटम यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ठीक, तो एलिवेट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब वो नीचे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 1 है तो यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 2। तो क्या लिख लेंगे, बाय क्या के, वर्च्यू ऑफ पोजीशन, जो एनर्जी रहती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्या लिखते हैं, सपोज यहां पे m मास लिक्विड का है, कितना मास है लिक्विड का, m, तो लिखते हैं m, लिखे m, g इंटू h लिख सकते हैं। और फर्दर अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मास को डेंसिटी इंटू, सपोज वो छोटा सा वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम कितना है, dv, तो रो dv g h, ये भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो कोई भी अगर लिक्विड कितने हाइट पे, h हाइट पे, सपोज ये कितना मास है इसका, dm मास, कितना मास है dm, और वॉल्यूम क्या है रो, तो ऐसे लिख सकते हैं रो dv g h। पक्का? काइनेटिक एनर्जी, जब लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लो होने का मतलब क्या है, एक जगह तो है नहीं, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी, मूव कर रहा है तो क्या होगी उसके पास, वेलोसिटी, और वेलोसिटी होगी तो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन क्या होगी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर फ्लो हो रहा है लिक्विड और यहां पर इसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितनी है v, तो वो क्या पोजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। तो क्या बोलेंगे, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन कौन सी एनर्जी कैरी करेगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, हाफ, ये डीएम लिख लेते हैं, छोटा सा मास कंसीडर किया क्योंकि हाफ डीएम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, या इसको भी हाफ रो डीवी इंटू वी का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया बात? तो ये हो गया आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हो गया बच्चों आपका, काइनेटिक एनर्जी। क्या यही दो एनर्जी होगा और कोई नहीं होगा, है ना। प्रेशर के कारण भी एक एनर्जी होगा, क्योंकि प्रेशर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है लिक्विड पे, और प्रेशर के कारण फोर्स अप्लाई होता है, और यहां पर लिक्विड के कॉलम का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। सपोज अगर हम लोग एक डीएम मास यहां कंसिडर किए तो फ्लो हो रहा है तो वो यहीं थोड़ी रहेगा, वो आगे जाएगा, क्या करेगा, आगे जाएगा।
तो प्रेशर जो पहले था वो बाद में रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रेशर भी क्या करता है बच्चों, एक वर्क करता है ना। तो प्रेशर के कारण भी एक प्रेशर एनर्जी रहती है। अब वो कितनी रहती है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो लिखो तीसरा प्रेशर एनर्जी। तीसरा क्या लिखो बच्चों, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा कंसीडर करते हैं एक फ्लो हो रहा है, ठीक, ऐसा कंसीडर करते हैं एक फ्लो हो रहा है। मैं बोला यहां पे प्रेशर है P1, एरिया क्या दिख रहा है A1, मान के चलो एरिया क्या है A1, मान रहे हो। तो यहां पर आप एक लिक्विड का कॉलम मान लो, dx1 थिकनेस का, ये हो गया। भाई ये प्रेशर इसको धक्का दे रहा है कि नहीं धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है आगे की तरफ, और फ्लो किधर हो रहा है, इसी तरफ हो रहा है। तो जिधर ये प्रेशर फोर्स लगा रहा है उसी तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क डन एट, इसको बोल दो 1, वर्क डन एट 1 क्या लिखेंगे, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया P1 A1 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dt टाइम में dx1। तो क्या लिखेंगे P1 A1 dx1, लिखे, ये क्या हुआ W1। अब ये बहते बहते यहां पहुंच गया बच्चों, बहते बहते कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। इधर पे प्रेशर कितना है P2, कितना प्रेशर है P2। अभी नीचे जा रहा है कि आगे ही जा रहा है, आगे जा रहा है ना ये लिक्विड, ये वॉल्यूम कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। सपोज ये 2 है और ये जो एरिया है वो कितना है A2 है, ये आगे जा रहा है। तो आगे जा रहा है, सपोज कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, ये इसका थिकनेस कितना है dx2। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव, क्या लिखेंगे माइनस P2 A2 dx2। ये समझ में आया कि नहीं है, माइनस P2 A2 dx2। तो W नेट वर्क डन कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दो W1 प्लस W2, तो कितना हुआ P1 माइनस P2 dV लिख सकता हूं बाय कंटिन्यूटी। A1 dx1 बराबर क्या होगा A2 dx2, ऐसा लिख सकता हूं बाय कंटिन्यूटी A1 dx1 बराबर A2 dx2 बाय dt होता है ना, ऐसा लिखते हैं ना बच्चों, A1 V1 बराबर A2 V2। तो V1 की जगह dx1 बाय dt लिखा, V2 की जगह dx2 बाय dt लिखा, dt dt कट गया, तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं मैं dv, ये दोनों तो कांस्टेंट होता है ना, उसको क्या लिख दिया dv। तो ये P1 माइनस P2 dv W नेट लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया बच्चों, नेटवर्क डन, ठीक। फिर से वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसके जगह चाहूं तो क्या लिख सकता हूं डेंसिटी, क्या लिख सकता हूं बच्चों डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी बाय मास, तो डीएम रो बाय डीएम लिखना है तो वो भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन लिखूंगा नहीं, अभी ये करता हूं। बात समझ में आएगी नहीं है। अब देखो कितने इक्वेशन आए, 3 एनर्जी के इक्वेशन आए। अब हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों, जो हमारा फ्लो है लिक्विड का, फ्लो जो लिक्विड का है वो नॉन विस्कस है, इनविसिड फ्लो। मतलब एक लेयर पानी की जब दूसरे लेयर के ऊपर बह रही है तो एक दूसरे के ऊपर कोई भी विस्कस फोर्स या शियर फोर्स लगा नहीं रही है, नॉन विस्कस फोर्स है। तो कोई भी हीट एनर्जी लॉस नहीं होगा इसके कारण, ना ही पाइप के साथ चिपकी हुई है, पाइप के साथ भी कोई भी इसका वर्डन नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो नॉन विस्कस फ्लो है, ना ही डेंसिटी कहीं चेंज हो रही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, कुछ नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डिराइव किया गया एक इक्वेशन, ठीक। तो मैं अभी क्या बोला बच्चों, नेट वर्क डन बराबर क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है नेट वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है कि नहीं होता है। अभी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया या काइनेटिक एनर्जी चेंज आया या वर्क डन जो भी नेट हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों, देखो ऐसा सिचुएशन लिख सकता हूं कि जो W नेट हो रहा है प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो भी किसी पॉइंट पे है, या ऐसा बोलता हूं, ऐसा बोलता हूं, ऐसा देखो, जो
वर्क डन बाय प्रेशर है किसी भी एक एंड पे, प्लस जो उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस जो उस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है, ये सब का सम क्या होगा? जीरो। भाई प्रेशर जो वर्क कर रहा होगा उसी के कारण वो जो वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो सब का सम आएगा, वो हर पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी के तीन ही भाग हैं, काइनेटिक के कारण काइनेटिक वाला पार्ट, मोशन के कारण, पोजीशन के कारण ग्रेविटेशन वाला पार्ट, और आइदर साइड जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण वर्क डन बाय प्रेशर। ये तीनों का सम हमेशा क्या होगा? जीरो, क्योंकि कोई भी हीट लॉस वगैरह, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस यहां पर नहीं है। तो इसी इक्वेशन को, तीनों को जो पार्ट का सम है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बर्नौलीज इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? बर्नौलीज इक्वेशन। तो जैसे वर्क डन वाला क्या आया था बच्चों, है ना, या अपन ऐसे लिख सकते हैं, डीपी प्रेशर चेंज इनटू डीवी, डीपी इंटू डीवी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं बच्चों? mgh लिखा था, dmgh, या क्या लिखा था? रो डीवी जीएच, रो डीवी जीएच, प्लस तीसरा क्या लिखा था? हाफ रो डीवी वी स्क्वायर बराबर क्या होगा? जीरो। अच्छा, डीपीवी मत लिखो, एक ही एंड पे लिखना है ना। अब तो टोटल थोड़ी अलग अलग दो एंड के लिए थोड़ी लिख रहा हूं, टोटल वर्क डन थोड़ी लिख रहा हूं मैं, किसी एक एंड के लिए लिख रहा हूं। तो एक एंड पे प्रेशर कितना वर्क कर रहा था? पीडीवी कर रहा था। कितना वर्क कर रहा था बच्चों? पीडीवी। एक एंड पे तो प्रेशर पीडीवी ही डिपेंड कर रहा था। देखो डीवी 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 सबसे क्या आएगा? कॉमन। तो एक दो तीन कट गया, क्या है बच्चों? पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। ये अच्छा मैं जीरो लिख दिया हूं, सॉरी, क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, तो क्या रहेगा? ये कांस्टेंट। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक, ये प्रेशर हो गया, ये काइनेटिक वाला टर्म हो गया, ये काइनेटिक वाला टर्म हो गया, और ये पोटेंशियल वाला टर्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? डीपीडीवी क्यों नहीं लिखा हूं? वो डीपीडीवी तो टोटल वर्क डन, एक एंड का और दूसरे एंड का मैं नेट वर्क डन निकाल रहा था। बस एक पॉइंट पे प्रेशर कितना वर्क कर रहा है एक एंड पे? P1 इंटू जो वर्क कर रहा था, तो P इंटू डीवी। क्लियर है बात? पक्का समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? बर्नौलीज इक्वेशन। तो देखो, एक इक्वेशन तो ये लिखा हुआ है, पी डीवी प्लस क्या था? हाफ रो डीवी वी स्क्वायर प्लस रो डीवी जीएच, सॉरी रो डीवी जीएच, ये बराबर क्या है? कांस्टेंट। तो ये बेसिक फॉर्म है, ये सबसे क्या है? बेसिक फॉर्म। इससे वॉल्यूम हटा दो, पर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट क्या जाएगा? पर वॉल्यूम। बर्नौलीज इक्वेशन क्या वाला कॉन्सेप्ट? पर वॉल्यूम। पर वॉल्यूम में क्या जाएगा? P प्लस हाफ रो क्या बच्चों? वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये बराबर कांस्टेंट है ना। तो ये एक फॉर्म हो गया। अब आप क्या कर लो, डेंसिटी को इसको डिवाइड कर लो, पर यूनिट मास बोल लो, पर यूनिट मास। भाई वॉल्यूम को तो पहले ही उड़ा दियो, अब डेंसिटी को भी उड़ा दोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मास। तो क्या आ गया फॉर्म? पर यूनिट मास। पर यूनिट मास में क्या हो जाएगा? P बाय रो प्लस वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एच बराबर कांस्टेंट। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन किस टर्म में आ गया? ये हर जो टर्म है वो किस में दिया है? पर यूनिट मास, यानी हर टर्म जो है वो पर यूनिट मास वाला है, आरी बस में पर केजी वाला है। अब एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन को जी से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो? जी से। तो आ जाएगा पर यूनिट वेट। क्या जाएगा? पर यूनिट वेट। वेट mg, भाई मास तो डिवाइड हो गया था तो ये आया था, अब उससे g और डिवाइड कीजिए, mg क्या होता है? वेट। तो क्या गया? पर यूनिट वेट। तो पर यूनिट वेट क्या जाएगा? P बाय रो जी, बाय रो जी आएगा कि इंटू आएगा? P बाय रो जी है ना, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस h बराबर कांस्टेंट। तो ये तीसरा फॉर्म आ गया, हरी बात समझ में?
तो ये सुपर CN1, सुपर CN2, सुपर CN3, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा ये यूज होगा। कौन सा? ये वाला। बाकी सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नेग्लेक्ट करेंगे भाई सबको, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करेंगे? इस वाले इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें हर टर्म का यूनिट क्या है? मीटर। ये मीटर में है तो भाई डायमेंशन एनालिसिस सब सम हो रहा है तो सेम यूनिट में होगा, मीटर में। तो इस वाले टर्म को बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। तो कई बार क्वेश्चन में प्रेशर हेड बोलता है, तो प्रेशर हेड बोलने से पी नहीं निकाल देना, पी बाय रो जी, प्रेशर पर यूनिट वेट, प्रेशर पर यूनिट वेट, वो क्या बताएगा? प्रेशर हेड। क्लियर बात? फिर आपको ये होगा काइनेटिक हेड। क्या होगा बच्चों? काइनेटिक हेड। और ये क्या होगा? पोटेंशियल हेड। क्लियर बात? तो ये होगा आपका प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड बराबर कांस्टेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो कोई भी दो हिस्सा लेते हैं फ्लो का, और वो दो हिस्से में ये तीनों टर्म्स को लिखने का कोशिश करते हैं। तो सारे प्रॉब्लम जितना भी आएगा भाई, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है, वेंचुरी मीटर, पिटॉट्स ट्यूब, वेलोसिटी ऑफ ऑरिफाइस, टोरिसेलीज इक्वेशन, ये सब पढ़ेंगे, खूब सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सब में सब बात की एक बात क्या रहेगा? बर्नौलीज इक्वेशन। यही दो दो जहां जहां का अपने को देखना है, जहां भी जो चीज पूछा है वहां पर दो ठो लाइन खींचना है, ये 1 ये 2, यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर हाइट क्या है इसकी, ये सब लिख के उसका सम लिखना है, दूसरी तरफ जिसका सिम, और जो एजम्पशन लेना है वो लेंगे। सपोज एरिया बहुत ज्यादा है, दूसरे का एरिया बहुत कम है, तो वेलोसिटी नेग्लेक्ट कर देंगे, एक तरफ की दूसरी तरफ की ले लेंगे। तो ऐसे टाइप का अपन करेंगे। बाकी मेन चीज क्या यूज होगा? हरी बात समझ में? पक्का? अब इसका क्या देख लेते हैं बच्चों? क्वेश्चन नहीं, पहले एप्लीकेशन। क्या देख लेते हैं बच्चों? एप्लीकेशन और लिमिटेशन। क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारी चीजें कंसिडर किए हैं कि फ्लो क्या है, रोटेशनल इरोटेशनल है, भाई रोटेट नहीं हो रहा फ्लूइड। फ्लो क्या है? थ्रू आउट डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब इनकंप्रेसिबल है। स्टेडी स्टेट फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, ये सब चीजें कंसिडर किए, तो वही सब एप्लीकेशन और लिमिटेशन देख लेते हैं। पहला, फ्लो इज एज्यूम टू बी स्टेडी। स्टेडी फ्लो याद है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट है, वहां पर जो भी मॉलिक्यूल पहुंचे वो उस पॉइंट की वेलोसिटी फिक्स हमेशा क्या रहेगी? फिक्स। तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट फ्लो, है ना? लिखा भी है, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे ना ही डेंसिटी चेंज होगी, ना ही प्रेशर चेंज होगा, ना ही वेलोसिटी चेंज होगी। आ रही बात समझ? पक्का? तीनों चीजें क्या रहेंगी? डीवी शुरू में लिखे थे, डीवी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी और डी रो बाई डी टी, वो सब जीरो रहेगा। दूसरा, however in problems on unsteady flow with gradual changing condition, मतलब सडन चेंज नहीं हो रहा, मतलब सडन चेंज, भाई वो पॉइंट की वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन थोड़ा ग्रेजुअली, थोड़ा समय लग रहा है, तो भी हम लोग उस इंस्टेंट पे क्या लगा सकते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी अप्लाइड विदाउट एप्रिशिएबल एरर। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो टैंक को खाली करने वाला प्रॉब्लम अभी देखेंगे आगे में कि टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो सब वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन ही लगाएंगे, भले वो सिचुएशन क्या है? अनस्टेडी फ्लो है, लेकिन फिर भी हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, आगे देखेंगे। क्लियर है? दूसरा, द फ्लूइड इज एज्यूम टू बी इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल तो समझते हैं आप कि थ्रू आउट मोशन, थ्रू आउट इट्स फ्लो, हर पॉइंट पे डेंसिटी क्या है? सेम, ना ही वो कंप्रेस हो रहा है ना ही एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, डेंसिटी सेम। Bernoulli's equation can be applied to all liquids. However, it can be applied to the problems of gas flow when there is a little variation in pressure. ठीक है, तो गैस फ्लो में भी बर्नौलीज इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर का ज्यादा डिफरेंस नहीं होना, क्योंकि गैस आप पता है पीवी बराबर एनआरटी, प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है, फिर प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? इसलिए हल्का फुल्का चेंज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, ये पढ़े ना, रो आर टी बाय एम, पी बराबर रो आर टी बाय एम, तो पी बराबर क्या होगा? पी एम बाय आर टी। तो प्रेशर और टेम्परेचर में अगर चेंज क्या हो ज्यादा ना, तो रो को अपन क्या मान सकते हैं बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? दूसरा, फ्लूइड इज एज्यूम टू बी इरोटेशनल, मतलब पानी जो लिक्विड फ्लो हो रहा है ऐसा वोर्टेक्स कहीं पर बन नहीं रहा है।
कहीं पर अगर वोटेक्स वगैरह बनेगा तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा कि अबाउट सेंटर यहां पर इनका कुछ एंगुलर मोमेंटम वगैरह भी आ जाएगा ना, ठीक, वो एंगुलर मोमेंटम आएगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क के कारण वर्क डन होगा, ठीक, तो वो एक्स्ट्रा वर्क डन बन आ जाएगा, तो उसको अपन कहां से फिर इक्वेशन में बैठाएंगे, क्लियर है बात। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इरोटेशनल फ्लो है, रोटेशनल फ्लो है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। हम लोग क्या मानते हैं, फ्लो कैसा है, इरोटेशनल। इरोटेशनल मतलब क्या होगा, नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो, ठीक, नेट एंगुलर मोमेंटम जीरो, क्लियर बात। लास्ट, द फ्लूइड एज्यूम टू बी आइडियल, मतलब एनर्जी लॉस एज्यूम टू बी एब्सेंट। आइडियल का मतलब समझ रहे हो, एनर्जी लॉस एब्सेंट मतलब कि ना फ्रिक्शन ना विस्कस कोई सा फोर्स नहीं लग रहा है, फ्लो जब हो रहा है तो फ्रिक्शन एक्शन के कारण जो हीट लॉस होता है ये सबको हम कंसिडर नहीं कर रहे। एक्चुअल में ऐसा होता होगा लॉस, लेकिन हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है, पक्का नोट कर लो इसको सब फटाफट, यानी मेन मेन पॉइंट्स नोट करना, पूरा पूरा मत लिखना पैराग्राफ। बस अब लाइट गोल मत हो, नहीं तो बढ़े आगे बच्चों, पक्का नहीं, लिख लो लिख लो, थंबनेल के लिए मुस्कुरा रहा हूं कैमरे में, ठीक, चलिए आगे बढ़े। लिखिए अगला क्या है, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। क्या लिखते हैं बच्चों, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। चलिए लिखते हैं, देखो सपोज ये जमीन है और ये क्या है, एक पाइप, जमीन है और ये क्या है, पाइप, ठीक, मैं बोलता हूं ये जो है इसका सेंटर जो है वो जमीन से h1 हाइट पे, और इस पार्ट का सेंटर जमीन से कितने हाइट पे, h2 हाइट पे। इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2, इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, उस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, बोल सकता हूं। यहां का एरिया A1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A1, और यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A2, ठीक। यहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो V1 है और यहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितनी है V2, ठीक, समझ में आ गया, वेरिएबल डिफाइन हो गए। अब अपन क्या कर सकते हैं, हेड्स लिखते हैं, एनर्जी के हेड्स। तो देखो सबसे पहले वर्क डन बाय प्रेशर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय प्रेशर। तो W1 कितना होगा, पहले ही निकाल चुके हैं, फिर से वही लिखूंगा, P1 dV लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं, P1 dV, है कि नहीं, यहां पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम कितना अंदर जा रहा है D1, कैसे लिखा था पहले ही बता चुका हूं, P1 dV। W2 कितना होगा, माइनस P2 dV, क्या होगा बच्चों, माइनस P2, प्रेशर इधर से P2 लग रहा है ना उल्टा, तो क्या होगा माइनस P2 dV, ये हो गया। दूसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं, क्या लिखता हूं बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहां पे वेलोसिटी V1 है, वहां पर वेलोसिटी V2 है, तो यहां पे क्या होगा, हाफ dm इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ dm इंटू V1 स्क्वायर, ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल V1 है, फाइनल V2 है। तीसरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा, dm g h2 माइनस dm g h1, ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। अब क्या लिख सकता हूं बच्चों, बाय कार्य ऊर्जा थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बराबर क्या होता है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, नेट वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2, तो वर्क डन बराबर लिखता हूं बच्चों W1 प्लस W2 बराबर क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल।
तो W1 कितना था, P1 dV माइनस P2 dV बराबर इधर हाफ dm V2 स्क्वायर माइनस हाफ dm V1 स्क्वायर, उधर जाएगा तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी dm G H2 माइनस dm G H1, माइनस वाले को एक तरफ प्लस वाले को एक तरफ, तो ये माइनस है तो उसको उधर भेज दो, प्लस वाले को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा हाफ dm V1 स्क्वायर प्लस पहले से यहां पर क्या था P1 dV था, प्लस क्या हो जाएगा इधर आएगा dm G H1 बराबर हाफ, सॉरी पहले प्रेशर लिखते हैं, तो क्या होगा P2 dV प्लस हाफ dm V2 स्क्वायर प्लस dm G H2, ये आ गया बच्चों, ठीक। अब dm को क्या लिख सकता हूं, रो dV, dm को क्या लिख सकता हूं बच्चों, रो dV, तो P1 dV प्लस हाफ रो dV, क्यों लिख पाया dm dV, क्योंकि हर जगह पे डेंसिटी सेम है, ठीक है, तो लिखा रो dV V1 स्क्वायर प्लस रो dV GH1 बराबर P2 dV प्लस हाफ रो dV V2 स्क्वायर प्लस रो dV GH2, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, dV 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 कट गया, तो बचा क्या P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये क्या गया सेम, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, बर्नौलीज इक्वेशन। ये क्या है पर यूनिट, कुछ नहीं, वॉल्यूम, क्या है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास लिखना है तो P बाय रो आ जाएगा, पर यूनिट वेट लिखना है तो सिर्फ यहाँ H बचेगा, P बाय रो जी आ जाएगा, ठीक है, पक्का क्लियर है, प्रूफ समझ में आया, ऊपर से तो नहीं गया, बढ़े आगे, चलिए अब क्या बनाते हैं कुछ सवाल। तो हर सवाल में देखो, कोई भी सवाल हो बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन बहुत सारा है, पढ़ेंगे अभी, एरोप्लेन को उड़ाएंगे, बॉल को कर्व कराएंगे, और क्या पिचकारी वो फुसफुस जो परफ्यूम रहता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो पाइप में कितने वेलोसिटी से पानी फ्लो रहा है ये देखेंगे, नदी नाला तालाब में वेलोसिटी कितनी होती है पानी की वो देखेंगे, है ना, टंकी में नीचे छेदा कर देंगे और वो आगे बढ़ेगा कि नहीं टंकी देखेंगे तो ये सब चीजें बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं, एप्लीकेशन बाद में पढ़ेंगे, अभी एप्लीकेशन ही है, मतलब ये भी जो सवाल भी बना रहे हैं वो भी क्या है, एप्लीकेशन ही है, समझ लो, ठीक है, चलो देखते। लिक्विड मूव्स इन अ स्मूथ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब क्या, A1 A2 सेम हो गया, बहुत बढ़िया, मतलब क्या, वेलोसिटी सेम हो गया, A1 V1 बराबर A2 V2, पक्का बोल सकता हूं कि नहीं, बोल सकता हूं, कंटिन्यूटी तो लगेगा ही लगेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ऐसा तो नहीं सोच रहे हो पोटेंशियल कम हो रहा है तो काइनेटिक चेंज होना चाहिए, प्रेशर भी तो है, चलिए देखते हैं, तो क्या बोला है, फाइंड द प्रेशर P2, कहां गया P2, ये यहां पर प्रेशर क्या निकालना है बच्चों, P2 at point 2 of the tube if the pressure at point 1 extended tube is P1 and vertical distance between the points 1 and 2 is H, 1 और 2 के बीच में ये डिस्टेंस कितनी दी है बच्चों, H, तो 1 और 2 पे क्या लगाते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट 1 and 2, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट 1 and 2 लगाए। अब देखो सबसे पहले यहां पर प्रेशर कितना है बच्चों, P1 प्लस जमीन से हाइट कितना है, रो जी H की 2H H2 रो जी, अच्छा H1 ये कितना दे दिया, टोटल H दे दिया है, अच्छा H2 माइनस H2 हाइट है, कितना हाइट है इसका H2, P1 पे हाइट कितना है, ये टोटल H2, H1 टोटल कितना है H1, अरे हाँ ना H1 है ना भाई, ये
नहीं है। अरे यहां से यहां h1 बोल रहा हूं मैं, मान लो ना। ठीक है, झगड़ने लगे। प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर बोल सकता हूं। इस तरफ प्रेशर कितना है P2 रो जी H2। ये जमीन से कितने हाइट पे, H2 हाइट पे। ये जमीन से कितने हाइट पे, H2 हाइट पे। मान लो ना, मान रहे हो ना। प्लस क्या बोले बच्चों, कहां गया, हाँ, हाफ रो V2 स्क्वायर। क्या बोला, हाफ रो V2 स्क्वायर। समझ में आई बात, पक्का। अब कंटिन्यूटी क्या लिखते हैं बच्चों, कंटिन्यूटी A1 V1 बराबर क्या होता है, A2 V2 होता है। तो A1 A2 क्या हो गया, V1 बराबर क्या है, क्लियर बात। V1 बराबर क्या आएगा बच्चों, V2। अब V1 बराबर V2 आया तो क्या बोल सकते हैं, अरे बाप रे ये सब क्या हो गया, तारे चमक गए, नहीं, हाँ, तो ये वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो गया, कैंसल। तो P1 प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस रो जी H2। ये उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा। तो P1 माइनस P2 बराबर क्या होगा बच्चों, रो जी H बोल सकता हूं। H2 माइनस H1 माइनस H2 कितना हो गया, रो जी H माइनस रो जी H लिखूंगा, सॉरी, H2 माइनस H1 हो रहा है ना, तो क्या लिखूंगा, माइनस रो जी H। तो यहां P2 बराबर क्या आएगा, P1 प्लस, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्या आएगा, P1 प्लस रो जी H। वेलोसिटी क्या होगा, सेम। ठीक, ऐसा मत सोचना ये टेढ़ा कर दिए पानी बॉल के जैसा, यहां पे नीचे आ रहा है रोल होते हुए तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं मानना है, ऐसा इसमें मानना नहीं। अरे भाई सुन, पाइप के जो क्रॉस सेक्शन है उससे ही हम लोग बता पाएंगे, क्योंकि पानी जितना ऊपर एंटर कर रहा है उतनी तो पानी बाहर लीव कर रहा होगा। तो पानी अंदर लीव कर रहा है बाहर लीव कर रहा है, उसके हिसाब से अपन लिखते हैं, ना कि, अरे भाई समझ में, क्लियर है, बढ़े आगे बच्चों, पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये देखते हैं भाई, एरोप्लेन आ गया भाई। एन एयरप्लेन हैज एन इफेक्टिव विंग सरफेस ऑफ 16 मीटर स्क्वायर। तो ये एरोप्लेन है बच्चों, इसका विंग का स्पैन है कितना है, विंग एरिया 16 मीटर स्क्वायर। दैट इज जनरेटिंग द लिफ्ट फोर्स इन द लेवल फ्लाइट, द एयर स्पीड ओवर द टॉप विंग इज 62 मीटर पर सेकेंड। विंग के ऊपर कितना है बच्चों, 62 मीटर पर सेकेंड, और विंग के नीचे कितना है, 54 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और while the air speed beneath the wing is इतना, what is the weight of the plane, take the density of air, इतना ले लो भाई, that is approximation since the density of, हाँ हाँ ठीक है ना। तो डेंसिटी एयर कितना है रो, 1.29 kg पर मीटर क्यूब, क्लियर है। तो ये एरोप्लेन, एरोप्लेन भी है, इन्हें मान के चलना ऐसा है, वो एरोप्लेन है उड़ रहा है ना, ठीक है। तो एरोप्लेन भी, तो विंग एरिया ये आ गया। अब क्या होगा बच्चों, आप लोग ये पता है, बर्नौलीज इक्वेशन अगर लिखूं तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, P प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच बराबर 0। ठीक, अभी एरोप्लेन तो बहुत हाइट पे उड़ रहा है, बहुत हाइट पे उड़ रहा है ना एरोप्लेन, बहुत हाइट पे। तो सपोज विंग अगर इतना मोटा भी है तो ये नीचे वाला डिस्टेंस h1 है और ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है, h2 है। तो h2 माइनस h1 बहुत बहुत छोटा होगा ना। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी में उतना चेंज आया मैं मानता नहीं हूं, पोटेंशियल एनर्जी वाले को नेग्लेक्ट कर देता हूं। ठीक, क्योंकि थिकनेस क्या है, कंसीडरिंग हाइट, थिकनेस उसकी क्या है ना, ऐसा लिख लो, थिकनेस ऑफ विंग वेरी 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 छोटा देन हाइट ऑफ फ्लाइट। ठीक है, हाइट ऑफ प्लेन फ्लाइट जहां उड़ रही है। ठीक है, अरे बस समझ। तो अपन क्या कर सकते हैं, P प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 क्यों लिखता हूं मैं बार बार, क्या होता है, कांस्टेंट। भूख लग रहा है बच्चों, है ना। तो ये हरी बात समझ। तो आप खुद सोचो, ये कांस्टेंट रहना है, ये टर्म क्या रहना है, कांस्टेंट। लेकिन विंग के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, विंग के नीचे वेलोसिटी कम है।
तो अगर दोनों के सम को कांस्टेंट रहना है और दूसरे तरफ वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी वाला काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म ज्यादा है, तो प्रेशर एनर्जी वाला टर्म क्या रहना चाहिए? कम। मतलब प्रेशर और वेलोसिटी का ट्रेड ऑफ होगा। जितना प्रेशर एनर्जी कम होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो जहां पे वेलोसिटी कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम होगा। तो जो नीचे वाले हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या पे रहेंगे? हाई प्रेशर पे, और ऊपर वाले क्या पे रहेंगे? लो प्रेशर पे रहेंगे। और हवा कहां से कहां जाने की कोशिश करेगी? लो से हाई जाने की कोशिश करेगी। ठीक, लो से हाई जाएगी। तो जितना भी प्रेशर डिफरेंस होगा, ऊपर वाला प्रेशर ऊपर फोर्स लगाएगा P इंटू ए, नीचे वाला फोर्स नीचे फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? सपोज नीचे प्रेशर P2 है, ऊपर प्रेशर P1 है, तो P2 माइनस P1 इंटू ए, यही क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों? लिफ्ट। यही क्या प्रोवाइड करेगा? लिफ्ट। तो अब देखते हैं P2 माइनस P1 का वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या लिखोगे? P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाय 2 बराबर P2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाय 2। तो यहां से P1 माइनस P2 कितना आ गया बच्चों? रो बाय 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इंटू क्या कर दो? A। तो यहां भी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? A। तो P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2 कुछ भी ले लो, प्लस माइनस से मतलब नहीं, लिफ्ट ही मिल रहा है तो समझ में आ गया ना, तो कोई भी ले लो। ये बराबर क्या हो जाएगा? रो A बाय 2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, V1 माइनस V2 का P2, यहाँ P2 माइनस P1 लिखो, P1 माइनस P2 लिखो तो अंदर पलट जाएगा। ठीक है, क्लियर बात? रो का वैल्यू कितना है? क्वेश्चन में दिया है 1.29। एरिया कितना दिया है? कहाँ गया? 16। दो तो दो ही होगा। V1 कितना? 62, 62 का स्क्वायर और माइनस 54 का स्क्वायर। क्लियर? इसको कौन सॉल्व करेगा? आप लोग। ठीक है, इतना क्या लिख लेना? न्यूटन। समझ में आई बात? पक्का? तो एरोप्लेन क्यों उड़ता है, समझ में आया? है ना, क्योंकि एरोप्लेन का विंग ऐसे होता है, नहीं है ना? एरोप्लेन को क्या करते हैं? रनअप लेते हैं। रनअप लेते हैं तो क्या होता है? उसका एरोफॉइल शेप ऐसा बने रहता है कि ब्लेड के नीचे जो है हवा वो क्या करता है? काटता है, और ब्लेड के ऊपर हवा काटता है। जो ऊपर हवा काटता है उसकी स्पीड क्या रहती है? कम। जो नीचे, सॉरी, ऊपर जो हवा काटता है उसकी स्पीड क्या रहती है? ज्यादा। और नीचे जो हवा काटता है उसकी स्पीड क्या रहती है? कम। तो जहां स्पीड कम रहती है वहां प्रेशर ज्यादा रहता है, जहां स्पीड ज्यादा रहती है वहां प्रेशर कम रहता है। तो हाई से लो। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो इसलिए दौड़ना जरूरी। ठीक, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दौड़ता? खड़े खड़े उड़ जाता है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी एयर की लाने के लिए ब्लेड घूमता है ना, तो ब्लेड घूम घूम के खुद ही काट दे रहा है हवा को, तो इसीलिए उसको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी बात में इससे हेलीकॉप्टर में टांग नहीं लगाते, दौड़ा फिर उसे, है ना? छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। हाँ, a horizontal constructed pipe illustrated in figure is used to measure the flow speed of an incompressible fluid. If the pressure difference in the section 1 and 2 is P1 minus P2 and the flow speed at section 1 is V1, तो अपने को बताना है डिटरमाइन द फ्लो स्पीड एट सेक्शन 2। एरिया दे दिया है बच्चों। पहले तो फ्लो हो रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो रहा है, स्टडी फ्लो हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं? बाय कंटिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2, ये तो लिख सकते हैं अपन। दूसरा क्या लिखेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन। अभी देखो, सपोज ये जमीन अगर है तो इसका सेंटर और इसका सेंटर क्या पे? सेम हाइट पे ना, तो हेड वाला जो टर्म अपने को लेने की जरूरत है नहीं। सिर्फ क्या लिखेंगे? सपोज यहां प्रेशर कितना है? P1 रो बाय 2 V1 स्क्वायर बराबर क्या होगा? P2 प्लस रो बाय 2 V2 स्क्वायर। क्लियर है? तो हम लोग को P1 माइनस P2 फ्लो स्पीड निकालना है। क्या निकालना है अपने को? डिटरमाइन द स्पीड एट सेक्शन 2, V2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालना है? V2 की वैल्यू। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं। तो ये क्या, तो आ ही गया। P1 P2 तो गिवन है ना, तो इधर आ जाएगा P1 माइनस P2 प्लस रो बाय 2 V1 स्क्वायर बराबर क्या आएगा?
रो बाई टू वी टू स्क्वायर, रो बाई टू से रो बाई टू कैंसिल हो गया, यहां क्या आ जाएगा बच्चों, 2/रो। ठीक है, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 P1 माइनस P2 बाय रो प्लस, क्लियर है। तो अगर P1 P2 एरिया भी नहीं देता तो भी अपन निकाल लेते हैं, यानी V2 गिवन नहीं रहता तो भी V1 V2 अपन निकाल लेते हैं, आ रही बात समझ, ठीक है, क्योंकि V1 V2 का सब्स्टिट्यूशन एक V1 V2 के टर्म्स में भी लिखा सकता है ना, A1 A2 के टर्म्स में, तो अगर नहीं भी दिया तो भी हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है, वेंचुरी मीटर में वही यूज होता है। ये समझ में आया, बढ़े आगे बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अब हम सीखते हैं बच्चों गाड़ी, खड़ी गाड़ी के टंकी से पेट्रोल कैसे चुराते हैं, है ना। तो साइफन क्या है, ये साइफन क्या बोला है, देखो पढ़ते हैं। अ साइफन ट्यूब इज यूजफुल डिवाइस फॉर ड्रेनिंग लिक्विड फ्रॉम अ टैंक, ठीक है। फॉर दिस पर्पस द साइफन ट्यूब इज फर्स्ट फिल्ड विथ लिक्विड, पहले पूरा लिक्विड से भरना है बच्चों, तो इसीलिए पहले पाइप डाल के चूसते हैं पानी ताकि पूरा पानी भर जाए लिक्विड में, और उसके बाद जो पानी वाटर लेवल रहता है ना उसमें टंकी में, जैसे टंकी में सपोज पानी यहां तक है, तो जो पाइप है ना वो यहीं तक लाके नहीं छोड़ना है, उससे नीचे छोड़ना है, जो फ्री लेवल है उससे नीचे छोड़ना है ना। तो जब तक ये खाली नहीं हो जाता तब तक पानी बाहर आएगा, इसी को क्या बोलते हैं, साइफन। देखते हैं कैसे होता है साइफन, क्लियर है। तो क्या बोला है, अरे बाप रे बंद हो गया, हाँ। Filled liquid. The liquid then drains out the other end as shown in figure. Derive an expression for the speed v of the fluid emerging from the tube. ये v स्पीड से ट्यूब से पानी बाहर आ रहा है तो हम लोग उसकी स्पीड निकालनी है, पहला बात, ठीक है, निकालेंगे। फिर this expression should give v in terms of the vertical height y and the acceleration due to gravity g. y के टर्म्स में चाहिए अपने को, ये y के टर्म्स में, फॉर्मूले में खाली y आना है और कुछ नहीं आना है, ठीक है, आ जाएगा हमको क्या है। दूसरा फिर क्या बोला है, एक्सीलरेटिंग जी, और क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, दिस एक्सप्रेशन शुड बी गिवन v इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल हाइट y एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एट व्हाट वैल्यू ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस y विल द साइफन स्टॉप वर्किंग। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द साइफन। ये ए पॉइंट पे प्रेशर भी निकालना है, ठीक। एक चीज बताओ, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहां का प्रेशर कम आएगा कि ज्यादा आएगा, बस ऐसे सोच के बताओ। कम आएगा, देखेंगे डिराइव करेंगे तब देखेंगे कम आएगा कि ज्यादा आएगा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चलिए अब अगला, तो पहले एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं हाइट ऑफ लिक्विड पे, तो बर्नौलीज लगाना है, क्या लगाना है बच्चों, बर्नौलीज। यहां पे पता करना है तो एक बर्नौलीज कहां लगेगा, यहां पे लगेगा, और दूसरा बर्नौलीज कहां लगा लेते हैं बच्चों, यहां पे, कहां लगा लेते हैं, यहां पे, ठीक है, पक्का। इस हाइट को आप बोल दो, ये हाइट को y1 बोल दो, क्या बोल दो बच्चों इसको, y1। h दिया हुआ है, अच्छा क्यों बोलोगे y1, क्या दिया हुआ है, h, ठीक है। चलिए अब यहां और यहां के लिए क्या लिखते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं। सपोज यहां पे प्रेशर जो है वो क्या लिखते हैं, P1, क्या लिखे बच्चों, P1 प्लस प्लस अपन क्या ले लेते हैं, y के टर्म्स में लिखना है तो इसको जमीन मानते हैं, इसको क्या मानते हैं बच्चों, जमीन पे। तो ये वाला पॉइंट कितने हाइट पे, डी पे है कि y पे, y पे ही है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, रो जी वाई, क्या लिखेंगे बच्चों, रो जी वाई, प्लस वेलोसिटी लिख लेते हैं हाफ रो वी स्क्वायर, v1 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, v1 स्क्वायर, क्लियर है, पक्का। दूसरा प्लस फिर क्या लिखते हैं बच्चों, P2, यहां पे प्रेशर क्या लिखते हैं, P2, यहां प्रेशर कितना है अपने को पता नहीं है, तो क्या लिखे, प्रेशर P2 प्लस इसका हाइट कितना है, 0, क्योंकि यही तो डेटम लेवल ले लिए, तो क्या हो गया 0, प्लस वेलोसिटी क्या लिखते हैं बच्चों, हाफ रो v2 स्क्वायर, ये लिखे हाफ रो v2 स्क्वायर, समझ में आई बात। तो यहां से अब ये जो पार्ट है
कौन सा पार्ट है? ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, लिक्विड का ये वाला हिस्सा। ये आपको टैंक बहुत बड़ा लग रहा है? टैंक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि छोटा लग रहा है? बड़ा लग रहा है ना। तो यहां पर का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है और यहां पर का पाइप का जो एरिया है वो बहुत छोटा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे वेलोसिटी को जीरो मान लेते हैं। वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं बच्चों? जीरो, नेग्लेक्ट कर देते हैं। वेलोसिटी को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को क्या कर दिए? नेग्लेक्ट। या ऐसा भी कर सकते हैं, अगर एरिया दिया रहता तो a इंटू यहां पे वेलोसिटी v ले लेते, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं आप लोग। ये जो पानी है उसकी वेलोसिटी को क्या मान लिए? जीरो मान लिए। तो ये वाले टर्म की वेलोसिटी जीरो हो गई। तो क्या होगा बच्चों? बस p1 प्लस रो जी वाई बराबर p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। समझ में आया v1 क्यों नेगलेक्ट किया बच्चों? अब p1 और p2 मैं सेम है बोल के काट दिया। देखो p2 ओपन टू एटमॉस्फेयर है, p1 ओपन टू एटमॉस्फेयर है, दोनों प्रेशर क्या है? p0। तो दोनों को क्या किया बच्चों? काट दिया। रो से रो कट गया, v का वैल्यू क्या आया? अंडर रूट 2g वाई। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? तो पाइप को कितना नीचे डालें उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? डी पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी? सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि पानी की जो फ्री सरफेस है और साइफन जो ओपनिंग है पाइप की, वो दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस कितना है। आ रही बात समझ में? जितना हाइट डिफरेंस क्रिएट करोगे वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। और अगर y का वैल्यू जीरो हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया? जीरो, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक। तो पहला पार्ट एक्सप्रेशन अपन निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ y एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी g। निकल गया बच्चों? क्या? अंडर रूट टी जी वाई। फ्री फॉल कैसा होना है? फ्री फॉल। दूसरा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस y विल द साइफन स्टॉप वर्किंग। तो जब ये जो y का वैल्यू है, यानी ये जो वाइट है, ये दोनों जीरो हो जाए, y का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। y बराबर क्या हो जाए? जीरो। भाई फ्री सरफेस पे ही पहुंच जाए इसका ओपन एंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो पानी बाहर आएगा नहीं। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? तीसरा पार्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर एट हाईएस्ट पॉइंट। एब्सोल्यूट प्रेशर एट हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर है? तो यहां और यहां के लिए बर्नौलीज लगा लेते हैं। यहां और वहां के लिए क्या लगा देते हैं? बर्नौलीज लगा लेते हैं। भाई यहां पे प्रेशर कितना था? P0। यहां पे प्रेशर कितना था? P0। ये A पार्ट है ना, और B पार्ट के लिए क्या होगा? y बराबर जीरो। और ये क्या सॉल्व कर रहे हैं? C पार्ट। तो P0 प्लस यहां पे वेलोसिटी कितनी दिया है? 2g/, और इसी को तो अपन डेटम माने, तो हाइट क्या माने? जीरो। हाइट क्या माने बच्चों? जीरो। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म नहीं लेंगे, बस क्या लेंगे? हाफ रो v स्क्वायर। v स्क्वायर क्या होगा? 2g/। v स्क्वायर क्या लेंगे बच्चों? 2g/। समझ में आया? बराबर यहां पे प्रेशर कितना होगा अपने को पता नहीं, क्या लिख लेते हैं? Pa प्लस हेड तो होगा y प्लस h। तो क्या लिखेंगे? रो जी वाई प्लस एच। क्या लिखे बच्चों? रो जी वाई प्लस एच प्लस वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी लिखते हैं, अपने को क्या पता, तो लिखते हैं प्लस हाफ रो 2g वाई। यहां और यहां की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? सेम, क्योंकि सेम पाइप है। कैसा पाइप है? सेम पाइप। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, a1 v1 बराबर a2 v2, तो a सेम है तो v सेम। तो वेलोसिटी वाला टर्म क्या हो गया? कट गया। तो P0 में माइनस क्या करेंगे? रो जी वाई प्लस एच। वो किसके बराबर आएगा? Pa के बराबर आएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है। आ रही बात समझ में? पक्का? तभी तो यहां हाई से लो चढ़ रहा है। क्लियर? अच्छा, और कितना अंदर पाइप डुबा के रखे उस पर कुछ डिपेंड कर रहा है? पानी के बाहर आने का वेलोसिटी कुछ नहीं डिपेंड कर रहा। हाँ, लेकिन पाइप अगर यहीं पर रखोगे, पानी नीचे चले गया तो फिर फ्लो बिगड़ जाएगा। इसलिए पाइप को जहां तक पूर्व, जहां जितना पेट्रोल चुराना है उतना डुबाना है टंकी में पानी। ठीक है? पूरा नीचे तक टिका है ना? मजाक कर रहा हूं, है ना? मैं ये सब करने मत चले जाना। बढ़िया आगे बच्चों,
पक्का साइफन समझ में आया, ऊपर से तो नहीं गया। तो क्या बोले, वाटर इज फ्लोइंग इन अ कैनल विथ स्पीड v है, कैनल में v स्पीड से पानी फ्लो रहा है। अ बेंड ट्यूब इज लोअर्ड इनटू द कैनल एज शोन इन फिगर, द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज हेल्ड एट अ हाइट h0, ठीक। द सरफेस ऑफ द वाटर टू द हाइट h, यानी h तक फ्लो हो रहा है अबव द अपर एंड ऑफ द ट्यूब। विल द वाटर जेट स्पर्ट, कितने हाइट तक, मतलब यहां से वाटर निकलने के बाद और कितने हाइट तक स्पर्ट होगा ये अपने को बताना है। एज्यूम द फ्लो टू बी आइडियल। तो बच्चों बर्नौलीज थ्योरम लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही चूज करना है कि 1 क्या होगा 2 क्या होगा, कौन दो रीजन में लगाएंगे, ठीक। अभी 1 तो सबको डिसाइडेड है, यहां ही होगा जहां से चालू हो रहा है मोशन। 2 यहां भी ले सकते हैं, 2 यहां भी ले सकते हैं, ठीक। हमको चाहिए क्या, हमको तो टोटल हाइट चाहिए ना। तो जहां अपना को वेलोसिटी डेफिनेटली पता है, कि यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो अपन इसी को ले लेते हैं 2। भाई जहां की वेलोसिटी निकालना है उसी को 2 ले लो। भाई जहां की वेलोसिटी दिया है, जहां की वेलोसिटी निकालनी, ठीक है। तो वेलोसिटी के हिसाब से आप लोग क्या किया करो, डिसाइड किया करो 1 और 2 कहां होगा। तो 1 यहां ले लिए, 2 यहां ले लिए, जहां की वेलोसिटी अपने को गिवन है, ठीक। जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे एक क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, जैसे पाइप वाला आता है, जैसे इसमें क्या रहता है, पिचकारी जैसा रहता है, और इसको पिस्टन को अंदर मूव कराएंगे, तो उसमें क्या लेंगे, यहां और यहां नहीं लेंगे, पिस्टन को 1 ले लेंगे और ये को 2 ले लेंगे, क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अपने को पता रहती है। क्लियर है। तो ऐसा पोर्शन लेना है जहां की वेलोसिटी अपने को डेफिनेटली पता है या आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो यहां पर v वेलोसिटी, यहां पे 0 है तो यहां ले लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी यहां पे तो v हो गई, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई 0। प्रेशर लिख सकते हैं यहां पर, देखो ये सरफेस है, सरफेस पे कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वहां से सपोज हम लोग कुछ हाइट नीचे गए, x डिस्टेंस नीचे गए, तो यहां क्या हो जाएगा P0 प्लस रो जी एक्स, प्रेशर हो जाएगा। वेलोसिटी पता है, प्रेशर पता है, और इसी को क्या मान लो आप, ग्राउंड लेवल मान लो, तो हाइट 0 हो गई। ऊपर में क्या देखते हैं, ऊपर में वेलोसिटी क्या हो गई 0, प्रेशर क्या हो गया एटमॉस्फेरिक, खुला है, खुले आसमान के नीचे क्या हो जाएगा प्रेशर एटमॉस्फेरिक, और हाइट कितना हो जाएगा यहां से x प्लस h0 प्लस h। अब यहां दोनों के लिए क्या लगा देते हैं बर्नौलीज। आप लोग सोल्यूशन चेक कर लो ना बच्चे लोग, सोल्यूशन तो मिल जाएगा ना, उसे चेक कर लो क्या क्या सही आया, पेपर एक्सचेंज करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा 1 और 2 पे क्या लगाते हैं बर्नौलीज, तो 1 पे लगाते हैं, तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर कितना है बच्चों P0 प्लस रो जी एक्स, वेलोसिटी कितना है रो बाई 2 v स्क्वायर, पोटेंशियल हेड क्या है 0, ऊपर में प्रेशर कितना है P0, काइनेटिक हेड कितना है 0, और हाइट कितना है रो जी एक्स प्लस एच 0। देखो P0 से P0 कैंसल, रो जी एक्स से रो जी एक्स कैंसल, रो से रो कैंसल, तो यहां पर v स्क्वायर अपॉन 2g बराबर क्या आया बच्चों h प्लस एच 0, तो h का वैल्यू क्या आएगा v स्क्वायर बाई 2g माइनस एच 0। तो इतना हाइट तक अबव वो स्पर्ट होगा। क्लियर बात, पक्का। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक चल रहा है, बहुत बढ़िया। अगला, a horizontal oriented tube mn of length l rotates with a constant angular velocity omega about a stationary vertical axis. O dash is passing through end A. The tube is filled with an ideal fluid. The end M of the tube is open. ट्यूब एम एंड क्या है ओपन, ओपन मतलब समझ रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मार सकते हैं यहां पर। फिर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड रिलेटिव टू द ट्यूब एज अ फंक्शन ऑफ कॉलम लेंथ h। ठीक है, आप खुद ऐसा रोल कर रहे हैं तो इसको क्या लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो यही पानी बाहर आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। अब यहां पे 1 और 2 कैसे चूज करते हैं, देखो ये एंड है, इसके जस्ट अंदर और इसके जस्ट बाहर, ये 2 पॉइंट ले लो, ये आपका हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ले सकते हैं 1 और 2। अब देखो 1 पे प्रेशर कितना होगा एट 1, प्रेशर को क्या लिख लेते हैं बच्चों P1, प्रेशर को क्या लिख लेते हैं P1। एट 2 प्रेशर क्या होगा P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा भाई एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर को ओपन है तो क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 2 पे वेलोसिटी क्या होगी वो अपने को निकालनी है v,
1 पे वेलोसिटी क्या होगी, यहां जस्ट 1 पे 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1 पे वेलोसिटी 0, क्योंकि क्या बोला है बच्चों, ऑरिफाइस बहुत ही छोटा है। तो a1 v1 बराबर a2 v2 लेंगे, तो ये वाला a बड़ा है, ये वाला a बहुत छोटा है, तो ये वाली वेलोसिटी बड़ी होगी, ये वाली वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी एरिया में ऐसा रिलेशनशिप दिया हो मतलब नेगलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। ये समझ में आया कि नहीं? दूसरा, हेड जमीन से दोनों, तो दोनों 0 होगा। क्लियर है बात? अब बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, P1 बराबर P0 प्लस रो बाई 2 वी स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम लोग P1 निकाल लिए तो हमारा काम हो गया। अब रोटेटिंग फ्लूइड का प्रेशर निकालना अपना सीखे ही हैं बच्चों, तो कैसे निकालते हैं देखो। यहां पर क्या कंसीडर कर लो, एक छोटा सा मास। ठीक, क्या मानो, इस तरफ प्रेशर मान लो P। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस यहां से, x डिस्टेंस पे। यहां का प्रेशर मान लो P और यहां का प्रेशर क्या मान लो, P प्लस dP। तो इधर से फोर्स लगेगा PA, इधर से लगेगा P प्लस DPA। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है, DPA। क्या लग रहा है बच्चों, इस तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है DPA, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको, सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा, DM V DM MR ओमेगा स्क्वायर। तो DM R की जगह x लेंगे इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब DM की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, DPA बराबर DM की वैल्यू क्या लेते हैं, रो। DM की वैल्यू क्या लेते हैं, रो DV, रो इंटू DV। तो एरिया सपोज कितना दिया है, A, एरिया क्या दिया A, और इसकी थिकनेस कितनी माने अपन, dx। तो रो A dx इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो A से A क्या हो गया, कट गया। ठीक, अब बताओ, M एंड ओपन है बोला है, M एंड ऑफ द ट्यूब इज ओपन, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, P0। तो जब x बराबर 0 है तो प्रेशर कितना है बच्चों, P0। जब x बराबर क्या है, 0। यहां लिखते हैं रो x dx ओमेगा स्क्वायर। और जब x का वैल्यू क्या हो जाता है, अपने को क्या लेना है, L। x का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, L हो जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, P। अच्छा, P0 है तो यहां से यहां तो प्रेशर कितना होगा, P0, तो यहां से निकालना है, ऐसा लेना है, L पे P0 है, सॉरी क्या लेना है, L पे P0 है। अच्छा, L टोटल दिया है क्या, ओहो हो, घबराओ मत। तो यहां क्या लिख लो, L माइनस एच। तो L माइनस एच पे कितने हैं बच्चों, P0 है, और ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, P माइनस P0 बराबर रो ओमेगा स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो बाय 2 बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर रखते हैं, अपर लिमिट क्या है, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस एच का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो क्या आएगा, एच स्क्वायर सामने रहेगा माइनस एल स्क्वायर वाला टर्म तो कट गया, प्लस 2h। क्लियर है, ये किसका वैल्यू आ गया, P0। अब उस P0 को कहां डाल देंगे बच्चों, P को कहां डाल देंगे, ये वाले P1 को यहां पे डाल देंगे, P0 P0 कट जाएगा। तो फाइनली है ना, इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1। तो इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा P1। तो क्या डालेंगे बच्चों, P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 क्या 2HL माइनस एच स्क्वायर बराबर P0 प्लस रो बाय 2 V स्क्वायर। P0 से P0 कट गया, रो से रो कट गया, 2 से 2 कट गया, V का वैल्यू क्या आया, ओमेगा अंडर रूट 2HL माइनस एच स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है बच्चों, पक्का क्लियर है। तो ऐसे बन जाएगा क्या, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है,
तो ये आप लोग का बच्चों हाइड्रोडायनेमिक्स है। अभी हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या करेंगे, एक एक करके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। किसका? बर्नौलीज थ्योरम का। तो वेंचुरीमीटर, पिटॉट्स ट्यूब और क्या साइफन और ये सब जो चीजें हैं, अपन एरोप्लेन कैसे उड़ता है, मैग्नेस इफेक्ट, ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, स्प्रे, इस सब के बारे में पढ़ेंगे एप्लीकेशन। ओके ठीक है, उसमें भी बस दो जगह लेना है पॉइंट और क्या लगाना है, बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है। ठीक, कंटिन्यूटी बर्नौलीज इक्वेशन 2 रहता है, उससे सब चीजें सॉल्व हो जाती है। ठीक है बच्चों।